जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। और लूसेंट सीरीज में जो आज हम लोग करने वाले हैं, आप लोग को हम पहले ही बता देते हैं कि आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग अभी मौर्य काल को छोड़े हुए हैं। मौर्य काल को हम लोग जो है कि बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन मौर्य काल के बाद जो महत्वपूर्ण लगभग 3-4 आपका जो वंश है, जिससे आपका लगभग 2-4-5 क्वेश्चन करके सब वंश से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। अभी आपको हम बता देंगे कि हम लोग कौन कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको सिलेबस में दिया गया था। तो चलिए हम लोग उसी को शुरू करते हैं। तो आप लोग लगातार हमारे कंटेंट को ले रहे होंगे और आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप बिहार एसएससी के सेट में बैठते होंगे या बिहार दरोगा का सेट में बैठते होंगे या आप एएलपी टेक्नीशियन के सेट में बैठते होंगे, तो आपको डेली क्लास से लगभग 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको मिल जाता होगा। खास करके बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल 4 में जब बैठिएगा या फिर आप जब एनटीपीसी का सेट बनाते होंगे, तो वहां पर आपको आराम से क्वेश्चन ये सब मिल जाता होगा। और आगे का जो लेवल का एग्जाम होने वाला है, या सीजीएल 4 होने वाला है, या बिहार एसएससी होने वाला है, या आपका जो एनटीपीसी होगा, या फिर आपका जो है आपका 70वीं बीपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाला है सितंबर में, 30 सितंबर को, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन टच करेगा हुबहू। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, देखिएगा एग्जाम में कैसे टच होगा। तो चलिए आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वोट लूसेंट सीरीज के लिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसीलिए आप लोग जिस भी हालात में हैं, जिस भी आपका आर्थिक स्थिति से आप गुजर रहे हैं, बस आप उसे दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए आगे बढ़िए। और जब आप आगे बढ़िएगा यहां से, तो फिर जब आप एक नया मंजिल हासिल कीजिएगा, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। हम समझ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के जीवन में टेंशन आता है, और एक मध्यम वर्ग परिवार भी नहीं, एक लो परिवार के लोग ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और हम आपको जो फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, बस आप लगातार बनकर रहिए। एग्जाम में क्वेश्चन टच होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग इस क्लास को या इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आपका छोटा भाई या बड़ा भाई के रूप में हम बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं, बस आप लगातार बनकर हमारा सपोर्ट कीजिए, और हम भी आपके मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं लूसेंट सीरीज का। तो लूसेंट सीरीज जो है यह एक बेहतरीन सीरीज है, बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें से आपको पता है कि अगर आप बिहार दरोगा के प्री मेंस में बैठते हैं या बिहार एसएससी में, तो वहां क्वेश्चन फंसेगा, जो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले बता दें कि मौर्य काल के बाद जो विभिन्न प्रकार का जो वंश का निर्माण हुआ है, तो उसमें से हम लोग उसी वंश को पढ़ने वाले हैं। तो मौर्य वंश के बाद जो हुआ है, जैसे हुआ है शुंग वंश के बाद एक बता देंगे कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद हम लोग पढ़ लेंगे सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के बाद हम लोग पढ़ लेंगे चेदी वंश। कौन सा वंश? चेदी वंश। तो ये 4 वंश को आज हम लोग, जो इससे महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, तो हम ये 30 या 40 मिनट के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। बस आप लोग लगातार बनकर रहिए, और इस चारों वंश से अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा, और आता है, आप लोग को मिला होगा क्वेश्चन, और अभी हम आगे करेंगे, तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल है कि शुंग वंश का जो स्थापना किया था, वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। सुनिएगा, शुंग वंश का स्थापना जो किया था, वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने इसका स्थापना किया था। और पुष्यमित्र शुंग जो हुआ है, आप लोग को एक बात बता देते हैं, मौर्य वंश के समाप्ति के बाद जो ये चारों वंश पढ़ रहे हैं, ये चारों वंश ने आपका ब्राह्मण साम्राज्य का निर्माण किया है। कौन सा साम्राज्य का? ब्राह्मण साम्राज्य का निर्माण किया है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहला ब्राह्मण साम्राज्य का निर्माण करता किस वंश को कहा जाता है, तो समझिएगा शुंग वंश को। और
ऐसे भी शुंग जो थे वो एक प्रकार से ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे? ब्राह्मण परिवार से। और यह जो शुंग वंश का संस्थापक जो पुष्यमित्र शुंग बना है, यह पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य काल का एक राजा अंतिम शासक हुआ था, मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ था, जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के ही दरबार में पुष्यमित्र शुंग रहते थे और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की ही हत्या करके, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया पाटलिपुत्र या मगध के अंदर में। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया, तो बोलिएगा आप लोग जो है कि विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण वंश आया। विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण वंश में से पहला वंश बोलिएगा शुंग वंश, और शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का हत्या करके जो है कि शुंग वंश का स्थापना किया, जो कि एक प्रकार से आपका ब्राह्मण वंश का स्थापना हो गया। समझ में आया? और यह जो पुष्यमित्र शुंग था, इन्होंने किसका हत्या किया है? बृहद्रथ का। और बृहद्रथ जो शासक था वह मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने जो हत्या किया था बृहद्रथ का, वह किया था 185 ईसा पूर्व में। कब किया था? 185 ईसा पूर्व में इसका हत्या किया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बाण भट्ट ने कौन से पुस्तक में, बाण भट्ट ने कौन से पुस्तक में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य के नाम से पुकारा है? तो समझिएगा, आप लोग को पहले भी बताए हैं कि बाण भट्ट का एक पुस्तक बहुत फेमस है। बाण भट्ट का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्षचरित पुस्तक का रचना बाण भट्ट ने किया है, और हर्षचरित में ही पहली बार जो है कि आपका बाण भट्ट ने, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग को अनार्य के नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा है? अनार्य के नाम से पुकारा है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और पुष्यमित्र जो थे वो एक कट्टर ब्राह्मण थे, एक कट्टर ब्राह्मण थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया किस पुस्तक में पहली बार जो है कि आपका पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है? तो आप लोग को बता दे कि पतंजलि के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है महाभाष्य। कौन सा पुस्तक? महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि है और आपका हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाण भट्ट है। इन दोनों में मिलता है किसकी जानकारी? पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक और है, आप लोग को पता है कालिदास का एक पुस्तक बहुत फेमस है। कालिदास का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जो आगे एनटीपीसी का एग्जाम देने का सोच रहे होंगे, आप लोग ये सब पुस्तक एक नंबर से नोट डाउन कीजिएगा। गारंटी है एग्जाम में फंसेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में लगभग एनटीपीसी या रेलवे के अंतर्गत 10 बार एग्जाम में कम से कम पूछा गया है। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कालिदास है। और याद रखिएगा, इस एक चीज बता देते हैं कि इसमें तो शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन साथ ही इसमें आपका प्रेम कहानी भी मिलती है। इसमें क्या मिलती है? प्रेम कहानी भी मिलती है मालविकाग्निमित्रम में। और याद रखिएगा कि इसमें किसके किसकी कहानी मिलती है? तो वो मिलती है, एक व्यक्ति का नाम था मालविका और एक और दूसरे व्यक्ति का नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। यानी कि मालविकाग्निमित्रम और अग्निमित्र की जो प्रेम कथा मिलती है वह आपका मालविकाग्निमित्रम में मिलती है, यानी दोनों के नाम से बना दिया है एक पुस्तक मालविकाग्निमित्रम। और इसका रचना किसने किया है? कालिदास ने। किसने किया है? कालिदास ने। और मालविकाग्निमित्रम जो था वह शुंग वंश का ही एक शासक था जिसका नाम था यज्ञसेन। क्या नाम था? यज्ञसेन। यज्ञसेन की ही बहन थी, यज्ञसेन की ही बहन थी मालविका। उसी से जो है कि आपका प्रेम चलता था अग्निमित्र से, इसीलिए इन दोनों के आधार पर मालविकाग्निमित्रम पुस्तक का लेखक कालिदास है। और कालिदास के ने जो है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी बताने का काम किया है। तो आप लोग ये सब कंटेंट याद रखिएगा, ये सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि
अयोध्या अभिलेख का संबंध किस व्यक्ति ने लिखा है? तो याद रखिएगा, जैसे आप लोग को हम अभिलेख बता चुके हैं, तो उसमें से एक अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। तो अयोध्या अभिलेख का जो रचना किया है वह धनदेव ने किया है। अयोध्या अभिलेख का रचना धनदेव ने किया है और इसमें भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? शुंग वंश। जैसे आपको पता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचना किसने किया है? हरिसेन ने। किसने किया है? हरिसेन ने। और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त बारे में जानकारी मिलती है, जैसा कि आप लोग को पता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहीं एक और अभिलेख है बेसनगर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बेसनगर अभिलेख। और बेसनगर अभिलेख से पहली बार भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। वहीं एक और आपका स्तूप है जिसका नाम है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का जो निर्माण हुआ है वह शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। तो ये सब फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का फंसेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पुष्यमित्र जो थे वो किसके सेनापति थे? तो वो बृहद्रथ के सेनापति थे और सेनापति ने ही बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाला था, याद रखिएगा। और इसको कब मारा था? तो 185 ईसा पूर्व में मारा था। 185 ईसा पूर्व में मारा था, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और आप लोग को बता दे कि यह जो पुष्यमित्र शुंग था, यह जो पुष्यमित्र शुंग था, यह आपका पुष्य धर्म का पुत्र था। किसका पुत्र था? पुष्य धर्म नाम के व्यक्ति का पुत्र था। पुष्य धर्म नाम के व्यक्ति का पुत्र था पुष्यमित्र शुंग। और इसका पता जो चलता है कि पुष्यमित्र भाई किसका पुत्र था? तो पुष्य धर्म का पुत्र था। इसका पता चलता है दिव्यावदान से। किसे पता चलता है? दिव्यावदान नाम के पुस्तक से इसका पता चलता है, याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि एक व्यक्ति अभी बताए आपको अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख का जो रचना किया है धनदेव ने। और इसी में से पहली बार पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसका पता आपका धनदेव के द्वारा लिखा गया अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। 1 नंबर बीबीआई क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि शुंग वंश के किस शासक को, शुंग वंश के किस शासक को बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उत्पीड़क माना जाता है? तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उत्पीड़क माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाला जो बौद्ध विहार होता था, जहां पर बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, जाके उसको नष्ट करवा दिया था। उसको क्या करवाया था? तो उसको नष्ट करवाया था। और उसको नष्ट करवाने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को याद रखिएगा बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा जाता है। बौद्ध धर्म का उत्पीड़क, बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विभिन्न प्रकार के बौद्ध भिक्षु का भी हत्या करवा दिया था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पुष्यमित्र शुंग ने एक जगह था जिसका नाम था विदर्भ। विदर्भ आप लोग को पता है महाराष्ट्र का एरिया कहलाता है, विदर्भ। विदर्भ, और विदर्भ को हम लोग उस समय बरार के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? बरार के नाम से। यानी विदर्भ को बरार के नाम से जानते थे। और यहां पर जो है कि विजय पाने का जो टारगेट किया था वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, याद रखिएगा। और यहां का शासक यज्ञसेन था। कौन था? यज्ञसेन था। और आगे बढ़ते हैं कि यज्ञसेन को शुंगों का, सुनिएगा, यज्ञसेन नाम का जो शासक था यह आपका जो है कि विदर्भ का था। कहां का था? विदर्भ का था। और विदर्भ को जीतने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और इस यज्ञसेन को जो है कि आपका यज्ञसेन को स्वाभाविक मित्र कहा जाता है। यज्ञसेन को स्वाभाविक मित्र कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग का स्वाभाविक मित्र कहा जाता है यज्ञसेन को। और यज्ञसेन के ही बहन का नाम था मालविका। और मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी हमको मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। और मालविका अग्निमित्रम पुस्तक का रचना किसने किया है? तो कालिदास ने किया है। किसने किया है? कालिदास ने किया है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो जो कि आपको जो हम फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग बस इसे याद करते चलिएगा, बहुत फायदा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जो है कि थोड़ा बहुत अभी जो है कि प्रॉब्लम आ रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग का, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। हम जो यहाँ पर बोल रहे हैं आपको आवाज बिल्कुल साफ जा रहा होगा, बस आप थोड़ा कोऑपरेट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के व्यू से कंटेंट मिल रहा है। बस आपको वही चीज मिलना चाहिए हर एक इंसान को, जिससे कि वो एग्जाम में अच्छा करके आ पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है कि आप लोगों के लिए हम लोग ला रहे हैं। तो अगला सवाल है कि आपका
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने जितने का काम किया था आपको विदर्भ को, किसको जितने काम किया था? विदर्भ को। उसी तरह से याद रखिएगा एक जगह है आपका जो है कि कलिंग। कौन सा जगह है? कलिंग। कलिंग जो अभी उड़ीसा का जगह है। कहां का जगह है? उड़ीसा का। कलिंग एक जगह था उड़ीसा में और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे खारवेल। कौन हुए थे? खारवेल। यानी कलिंग राजा खारवेल का संबंध था उड़ीसा से और जो है कि इनका संबंध था आपका जो है कि कलिंग से। तो इनको भी जीतने का काम किया था आपका किसने? तो बताइएगा आपके पुष्यमित्र शुंग ने। किसने जितने काम किया था? पुष्यमित्र शुंग ने जितने का काम किया था। और कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहां थी? तोसली थी, याद रखिएगा। और उड़ीसा का पूरा नाम कलिंग भी है और उड़ीसा का पुराना नाम आपका जो है कि क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम आपका कलिंग के साथ साथ उत्कल है। कलिंग के साथ साथ क्या है? उत्कल है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि कलिंग का राजा जो खारवेल था, यह खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को जो है कि आपको पराजित किया था। यह जो प्राप्त होता है हम लोग को हाथी गुम्फा अभिलेख से। किस अभिलेख से? हाथी गुम्फा अभिलेख से, याद रखिएगा। और अर्थात कहने का मतलब है कलिंग राजा खारवेल और पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा एक अभिलेख आप लोग को पता है, कलिंग राजा खारवेल का एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख से ही, हाथी गुम्फा अभिलेख से ही आपका कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था वह कलिंग राजा खारवेल और पुष्यमित्र शुंग हुआ था और इसमें कलिंग राजा खारवेल ने जीत हो गया था और पुष्यमित्र शुंग हार गया था। अर्थात कलिंग राजा खारवेल ने मगध पर जो है कि अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार किया था? मगध पर अधिकार किया था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आप लोग को बता दे पहला ब्राह्मण वंश अगर पूछेगा भारत में कौन सा है तो मारिएगा शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। और शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मगध आपका जो है कि मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद, अर्थात बृहद्रथ का हत्या करके। समझ में आ रहा है आपको? एक एक चीज आपको बार बार हम रिकॉल करवा रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि इधर जैसे पुष्यमित्र शुंग का मृत्यु हुआ तो मृत्यु होने के बाद इनका पुत्र इनके उत्तराधिकारी के रूप में बना, जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। अग्निमित्र बना आपका जो है कि पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी। और यह ज्यादा जो है कि आपका प्रभावकारी शासक नहीं था, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को बता दें कि शुंग वंश का जो सबसे अंतिम शासक हुआ था, प्रथम शासक अगर पूछेगा तो प्रथम शासक मारिएगा पुष्यमित्र शुंग। और याद रखिएगा कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ है तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो हुआ है वह देवभूति हुआ है। कौन हुआ है? देवभूति हुआ है। और देवभूति की ही हत्या करके वासुदेव नाम के व्यक्ति ने कनु वंश का स्थापना किया। किसका स्थापना किया? कनु वंश का स्थापना किया। तो आप लोग को पहले बता देते हैं पुष्यमित्र शुंग अर्थात शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र मारना है और आपको कनु वंश का राजधानी भी पाटलिपुत्र मारना है। कनु वंश का राजधानी भी कहां मारना है? पाटलिपुत्र। और कनु वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। और वासुदेव ने किसका हत्या करके? देवभूति का हत्या करके। किसका हत्या करके? देवभूति। अर्थात देवभूति जो अंतिम शासक बने हैं वह कौन से वंश के? तो वह शुंग वंश के। कौन वंश के? शुंग वंश के। यानी एक तरह से आपको सीरियली आना चाहिए, आपको हम डिस्कस के तौर पर बता रहे हैं और आपको अधिक से अधिक समझ में आ जा रहा होगा। ये हम आपको फाउंडेशन तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, इससे अधिक से अधिक हम डिटेल में आपको फाउंडेशन दे सकते हैं जो एग्जाम के व्यू से है। लेकिन आपको इस तरह से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दे कि शुंग काल में ही पहली बार संस्कृत भाषा और याद रखिएगा आपका हिंदू धर्म का उत्थान हुआ। संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का जो उत्थान हुआ है पहली बार वो कहां किस वंश के दौरान हुआ है? याद रखिएगा शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश के दौरान हुआ है। और शुंग वंश के दौरान विभिन्न प्रकार के इमारत का निर्माण हुआ है। तो उस इमारत में से आप लोग को बता दे विदिशा का गरुड़ स्तंभ, विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ बना है वह शुंग कालीन बना है। वहीं अगर बात करते हैं अजंता का नौमा गुफा,
अजंता का जो नौमा चैत्य मंदिर बना है या गुफा बना है वो शुंग वंश के दौरान बना है। वहीं अगर देखते हैं कारले का चैत्य, कारले का चैत्य, कारले का चैत्य जो है आपका जो है कि नासिक के अंदर में, नासिक तथा कारले का चैत्य का निर्माण ये सब शुंग वंश के दौरान हुआ है। समझ में आ गया। और आप लोग को बता दे कि मौर्य काल में, मौर्य काल के दौरान अगर पूछेगा कि स्तूप किसका किसका बनता था तो वह आपका कच्ची ईंट और मिट्टी का बनता था, कच्ची ईंट और मिट्टी का स्तूप बनता था, याद रखेगा मौर्य काल में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को बता दे कि अगर पूछेगा कि भारत के अंदर में ब्राह्मण धर्म का जो उत्थान किया है, भारत के अंदर में ब्राह्मण धर्म का जो उत्थान किया है किस व्यक्ति ने, तो आप लोग मार दीजिएगा पुष्यमित्र शुंग। क्या मार दीजिएगा? पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वासुदेव के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, और शुंग वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। और याद रखिएगा शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ है, शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ है, याद रखिएगा वह कौन हुआ है? तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो हुआ है, शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति का हत्या करके वासुदेव बैठ गया। और याद रखिएगा कि इसका जो अंतिम शासक हुआ है वह आपका सुशर्मन हुआ है। कौन हुआ है? सुशर्मन, सुशर्मन, सुशर्मन। एक बार को फिर से रिकॉल करवाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है। वहीं अगर पूछेगा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन हुआ था? तो आपको बताए थे कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो आपका देवभूति हुआ है। कौन हुआ है? देवभूति हुआ है। और देवभूति का जो हत्या करके अगले वंश का स्थापना करता है वो वासुदेव करता है। कौन करता है? वासुदेव। और वासुदेव ने कौन वंश का स्थापना? कनु वंश का स्थापना। और वासुदेव जो कनु वंश का संस्थापक हुआ और अंतिम शासक जो हुआ है कनु वंश का वो हुआ है सुशर्मन। कौन हुआ है? सुशर्मन। याद रखिएगा सुशर्मन। और सुशर्मन का हत्या करके आगे चल के जो है कि सिमुक ने इसका स्थापना किया है अगले वंश का, जिसका नाम है सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था और कनु वंश का स्थापना वासुदेव ने किया है और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना किया गया है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था, सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था वह आपका महाराष्ट्र था, फिर आपका आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक था, ये सब इलाका था आपका जो है कि आंध्र सातवाहन वंश का। याद रखिएगा। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोग के पास हम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराण में आंध्र सातवाहन वंश को किस नाम से पुकारा गया है? तो याद रखिएगा पुराण में आंध्र सातवाहन वंश को आंध्रभृत्य के नाम से पुकारा गया है। आंध्रभृत्य के नाम से पुराण में आंध्र सातवाहन वंश को आंध्रभृत्य के नाम से पुकारा गया है। और अभिलेख में इसे जो है कि आपका सातवाहन वंश के नाम से पुकारा गया है। किस वंश से? सातवाहन वंश के नाम से पुकारा गया है। याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? सातवाहन वंश की राजधानी जो था वह प्रतिष्ठान था। याद रख लीजिएगा, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान था। सातवाहन वंश की राजधानी कहां था? प्रतिष्ठान था। या इसी को कहीं कहीं पैठान भी लिख देता है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, दोनों एक ही चीज है। सातवाहन वंश की राजधानी पूछेगा तो प्रतिष्ठान था। और इससे पहले जो हम पढ़े कनु वंश का राजधानी पाटलिपुत्र था। इससे पढ़े शुंग वंश का राजधानी भी पाटलिपुत्र था। और थोड़ा सा हम पढ़े जो है कि आपका कलिंग की राजधानी तोसली था। कलिंग की राजधानी कहां था? तोसली था। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि सातवाहन वंश का राज की भाषा क्या था? सातवाहन वंश का राज की भाषा प्राकृत था। क्या था? प्राकृत था। सातवाहन वंश का राज की भाषा क्या था? प्राकृत था। और सातवाहन वंश की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन वंश की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। याद रख लीजिएगा। और आप लोग को पता है कि देवनागरी लिपि जो है वह आपका जो है कि हिंदी भाषा में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। वहीं अगर देखते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, यह भी आपका जो है कि सातवाहन वंश से संबंध है। वहीं देखते हैं नासिक गुहालेख गौतमी बलश्री, यह भी आपका जो है कि किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से है। यानी सतकर्णी उत्कर्णी जितना लगा रहेगा आप सब मार दीजिएगा जो है कि आपका कौन वंश है? तो सातवाहन वंश से। 100 से सातवाहन
सातवाहन अश्व से सिमुक, उसका संस्थापक हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से शासक हुए हैं, तो सतकर्णी उत्कर्णी जितना लगा रहेगा आप सब चल जाएगा सातवाहन वंश में ही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के अंदर याद रखिएगा सबसे पहला जो महान शासक हुआ है, सातवाहन वंश के अंतर जो सबसे पहला जो महान शासक हुआ है वह हुआ है सतकर्णी प्रथम। कौन हुआ है? सतकर्णी प्रथम, प्रथम महान शासक हुआ है सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक सतकर्णी प्रथम हुआ है। और इसके द्वारा आप याद रखिएगा कि इन्होंने सतकर्णी ने जो है कि सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। सतकर्णी ने आपके 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और याद रखिएगा एक राजसूग यज्ञ करवाए, एक राजसूग यज्ञ करवाए, याद रखिएगा। और सतकर्णी प्रथम के बारे में हमको जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? नानाघाट अभिलेख से मिलती है। और नानाघाट अभिलेख का संबंध महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें शासक हुआ है सबसे महत्वपूर्ण शासक वो हाल हुआ है। कौन हुआ है? हाल। देखिएगा ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि सतकर्णी प्रथम किस वंश के शासक हुए हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कौन वंश में आप लोग को हम बता रहे हैं। यह सब आपको सातवाहन वंश में बता रहे हैं। वहीं हाल नाम का जो शासक हुआ है वह भी आपका सातवाहन वंश में हुआ है। और सातवाहन वंश तो एक शासक थे ही, शासक के साथ साथ ये अच्छे एक कवि भी थे या एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। ये विभिन्न प्रकार के साहित्य का भी रचना किया है। तो हाल का एक साहित्य बहुत फेमस है जिसका नाम है गाथा सप्तमी, जो लिख रहे हैं यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आया है, आपको याद रखना पड़ेगा, लेवल का क्वेश्चन है। सुनिएगा, गाथा सप्तमी, गाथा सप्तमी। और लूसेंट में जो चीज दिया गया है वो सब चीज आपको हम बताते ही हैं। और साथ में आपको जब एग्जाम वगैरह आएगा तो लूसेंट को हम 10 दिन के अंदर इधर से उधर करके रख देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन जो आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं आप लोग ये सब भी लेके चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। तो लूसेंट में जितना चीज रहेगा हम वो चीज आपको बहुत जल्दी बता के निकल जाएंगे। सिर्फ पढ़ के उसमें कुछ नहीं होने वाला है, वो आप भी अपने से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो आपको बताते हैं आप इतना क्वेश्चन याद रखिए। अगर कमांड इस पे आपको हो जाएगा, इतना चीज अगर आपको याद रखने का क्षमता हो गया तो समझ लीजिए कि एग्जाम में आपको डबल स्टार बिहार एसआई हो या आरपीएफ एसआई हो या फिर आप कांस्टेबल हो या फिर आप सीजीएल 4 हो, सचिवालय सहायक हो, योजना सहायक हो, जो भी हो आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा भी ऑप्शन है हम बिहार वासियों के लिए, जो बिहार के अंदर में महिला वर्ग या पुरुष वर्ग है, वो बिहार एसएससी को टारगेट कीजिए और एक अच्छा जॉब है, आप लोग आराम से फोड़ दीजिए एग्जाम को। और देखिएगा पक्का आपको बार बार बताते हैं 75 में से 60 जीके हम जरूर लड़ाएंगे, अपने सिर्फ प्ले लिस्ट में जो वीडियो पड़ा हुआ है उससे टच करवाएंगे। हमें पता है क्वेश्चन कहां से आता है बिहार एसएससी में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाल जो शासक हुआ है यह भी सातवाहन वंश का शासक हुआ है। और हाल ने एक पुस्तक का रचना किया है, गाथा सप्तमी। कौन सा पुस्तक? गाथा सप्तमी नाम का पुस्तक आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और गाथा सप्तमी में जो वह भाषा का प्रयोग किया है वह प्राकृत भाषा। कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और उसी के तरह उसकी राजभाषा में और भी व्यक्ति रहते थे, जैसे आप लोग को पता है गुणाडय नाम का व्यक्ति, इसका भी पुस्तक है, याद रख लीजिएगा। गुणाडय नाम के व्यक्ति ने, याद रखिएगा, एक पुस्तक का रचना किया है जिसका नाम है बृहत कथा। क्या नाम है? बृहत कथा। बृहत कथा, बृहत कथा नाम के पुस्तक का रचना गुणाडय ने किया है। किसने किया है? गुणाडय ने किया है, याद रखिएगा। तथा याद रखिएगा एक और व्यक्ति जो है कि आपका पुस्तक लिखते हैं कातंत्र पुस्तक का जो रचना किया है वह सर्ववर्मन ने किया है। किसने किया है? सर्ववर्मन ने किया है। आप लोग को हम बार बार बताते हैं ये सब क्वेश्चन आप जो है कि कहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा या कहीं पर आप घेर के लिख सकते हैं और बार बार इसको आप नजर दीजिएगा। सब पुस्तक आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है और अच्छा लेवल का लड़का ये सब क्वेश्चन नहीं मार पाता है, लेकिन आपके पास समय है अपने आप को जो है कि तराशने का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और इसके पहले मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक के लेखक कालिदास है। कौन है? कालिदास। तो ये सब बार बार रिकॉल करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद जो एक शासक हुए हैं वो हुए हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी।
गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बोला जाता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बोला जाता है। इससे संबंधित एक अभिलेख था, आप लोग को पता है, नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र जो है कि सतकर्णी से था। और याद रखिएगा इसके बारे में बोला जाता है इस नासिक अभिलेख में कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इनके घोड़ों ने याद रखिएगा, इनके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। 3 समुद्रों का जो पानी पिया था किस शासक के घोड़ों ने? तो याद रखिएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी में। और कौन से अभिलेख में जानकारी मिलती है? नासिक। और यह शासक है कौन वंश का? तो बताइएगा सातवाहन वंश का। कौन वंश का? सातवाहन वंश का। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। इसी में एक और शासक हुए जिसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। सुनिएगा, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यह भी सातवाहन वंश के शासक है। और इस शासक के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने आपका आंध्र प्रदेश के अंदर में विभिन्न जगह पे आपका विजय प्राप्त किया था, इसीलिए इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को जाना जाता है, याद रखिएगा। और घोड़ों ने जो 3 समुद्रों का पानी पिया था वह गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। वहीं आप लोग को इधर हम बता चुके हैं कि प्रथम महान शासक सतकर्णी प्रथम हुआ है, जिन्होंने आपका 2 आपका जो करवाया था, 2 आपका अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक राजसूग यज्ञ करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और इसी पुलवामी शासक को एक उपनाम से जाना जाता है जिसका नाम है दक्षिणापथेश्वर के नाम से किस शासक को जानते हैं? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को। और इसे प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को पता है कि गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से है, याद रखिएगा। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है वह किससे है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है वह भी किससे है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध भी रुद्रदामन से है। या गिरनार अभिलेख का संबंध भी किससे है? रुद्रदामन से है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग 2-4-10 क्वेश्चन और बोल देते हैं जो कि आपका महत्वपूर्ण सवाल है। आज थोड़ा मौसम खराब है इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी यहाँ पर नहीं आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कुछ दिन के बाद ही हम डिजिटल बोर्ड ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम थोड़ा सा, लेकिन आप लोग के थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। दिक्कत हो रहा होगा लेकिन आप दिक्कत से उभर कर अपने आप को तराशिए और एक नया सितारा के रूप में रोल मॉडल बनिए पूरे गाँव के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को हम सिर्फ बोल के बता देते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दे, इसी में एक शासक हुए हैं यज्ञश्री सतकर्णी। इसके बारे में कहा जाता है कि उसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? जहाज का चित्र बना हुआ है, याद रखिएगा यज्ञश्री सतकर्णी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सातवाहन वंश के अंतर्गत जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो सातवाहन वंश के अंतर्गत अगर जिला देखते हैं तो जिला को याद रखिएगा, जिला को आहार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आहार के नाम से। और अभी हम आहार के रूप में भोजन कर लेते हैं, लेकिन सातवाहन वंश में जिला को आहार कहा जाता था। वहीं पर अगर बात करते हैं कि सातवाहन वंश में अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, तो अधिकारी को अ से अधिकारी, अ से अमात्य, अ से अधिकारी, अ से अमात्य जानते थे हम लोग किस वंश में? सातवाहन वंश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता था? तो गौ से ग्रामीण, गौ से गोमिल्क, गौ से ग्रामीण, गौ से गोमिल्क, गौ से ग्रामीण, गौ से गोमिल्क के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। और यह गोमिल जो है कि विभिन्न प्रकार के सैनिक टुकड़ी का प्रधान भी कहलाता था। और उसके पास 9 गो रथ था और 9 गो हाथी था और 25 गो घोड़ा था और 45 गो पैदल सेना था, याद रखिएगा, सेना का टुकड़ी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा जितना क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन
सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कपारसन कहते थे। क्या कहते थे? कपारसन कहते थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा, नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सातवाहन वंश ने सबसे पहले शीशे का सिक्का जारी किया था। किसका सिक्का? शीशे का सिक्का जारी किया था। और सातवाहन वंश के शासक ने ही पहली बार, याद रखिएगा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत किया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्रथा पहली बार सातवाहन में, और शीशे का सिक्का भी पहली बार किसने किया था? याद रखिएगा, सातवाहन वंश ने किया था। और 100 से शीशा, 100 से सातवाहन, 100 से सिमुक ने इसका स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, सातवाहन वंश में सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था। क्या कहता था? स्वर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन कि गाथा सप्तमी के लेखक कौन है? तो गाथा सप्तमी के लेखक हाल है। कौन है? हाल है। हाल ने गाथा सप्तमी पुस्तक का रचना किया है, और इसी में शिव की पूजा की गई थी। याद रखिएगा, इसी पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं, सातवाहन का राज की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। एकदम माइंड में खोज के रखिएगा, भाषा पूछेगा तो प्राकृत मारेंगे, और लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी मारेंगे। क्या मारेंगे? ब्राह्मी मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें जो आपका जो सबसे अंतिम शासक वंश हुआ है वो हुआ है चेदी वंश। कौन सा वंश? चेदी वंश। और चेदी वंश का जो आपका जो सबसे मुख्य शासक था, या फिर इसका संस्थापक बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चेदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो चेदी वंश का संस्थापक याद रखिएगा आपका जो है कि महामेघवाहन था। महामेघवाहन वंश के नाम से महामेघवाहन नाम से हम लोग चेदी वंश को जानते हैं। और चेदी वंश का स्थापना महामेघवाहन ने ही किया था। और याद रखिएगा, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। आप लोग को पता है, कुल भारत के अंदर में 16 महाजनपद हुए थे। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था चेदी, और चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? शक्तिमती। और उस चेदी साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो महामेघवाहन ने किया था। महामेघवाहन ने किया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि इसी वंश का, चेदी वंश का ही सबसे प्रसिद्ध शासक था कलिंग राजा खारवेल। कौन था? कलिंग राजा खारवेल। एकदम याद रख लेना है, कलिंग राजा खारवेल जो थे वह आपके चेदी वंश के ही शासक थे, आपके सबसे प्रतापी शासक। और कलिंग राजा खारवेल से संबंध रखता है आपका कौन सा अभिलेख? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में ही पहली बार भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, याद रखिएगा। और हाथी गुम्फा अभिलेख ही पहला अभिलेख है जो तिथि रहित अभिलेख है। जो तिथि रहित अभिलेख है, यानी बिना तिथि का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि खारवेल इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और वह जैन तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति को लाने में जो है कि सफल हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के जो आपके जो प्रथम तीर्थकर हुए थे ऋषभ देव, उसके मूर्ति को लाने में कौन से शासक ने सफलता पाया था? तो याद रखिएगा, कलिंग राजा खारवेल। क्या याद रखिएगा? कलिंग राजा खारवेल याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जैसा कि आप लोग को पता है। तो चलिए, आज के इस लूसेंट सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जितना सिलेबस दिया जाता है आप लोग उसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने की गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि हम सभी एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम जो है कि अभी 26 साल एज हो रहा है, और इस 26 साल के एज में भी हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और समझिए कि बहुत हम ऊपर जाएंगे, अपने आप पे भरोसा है, और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है बस इसी बलबूते के ऊपर हम लोग ऊपर जाएंगे। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।